हमारा विषय मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। ये इतिहास में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम और महानतम साम्राज्य था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत को सही अर्थों में राजनीतिक एकता की स्थापना करी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रशासन जो था वो भी केंद्रीकृत हुआ। इस काल में ही प्रशासन को सुसंगठित किया गया, एक उत्तम शासन व्यवस्था लागू की गई। साथ ही हम ये देखते हैं कि इतिहास की दृष्टि से ये एक ऐसा काल था जो एक निश्चित तिथिक्रम की जानकारी हमें दे रहा है। साथ साथ इस युग की यानी इस काल की हमारे पास विपुल विविध प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हैं। अब जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के स्रोतों को हम इन खंडों में, विभिन्न खंडों में बांट सकते हैं। अभिलेखीय प्रमाण, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक उत्खनन, कलात्मक अवशेष, मुद्राएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इतिहास बिना आधार के, बिना स्रोत के निर्मित नहीं होता, और प्रत्येक काल के स्रोत हमें देखने पड़ते हैं उस काल के, उस युग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इतने 6 भागों में हम मौर्यकालीन इतिहास को विभाजित कर सकते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस काल के जो विभिन्न प्रमाण हैं, विभिन्न स्रोत जो हैं, वो इतिहास निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान तो दे ही रहे हैं। साथ ही साथ ये जो मौर्य साम्राज्य जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में स्थापित हो रहा है। अब हम अभिलेखीय प्रमाणों की बात करें तो हमें अभिलेखीय प्रमाणों के अंतर्गत 14 वृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये बड़े बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण हैं और ये हमें विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। जैसे हमें पाकिस्तान से 2 मिले हैं, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा में के पाकिस्तान के क्षेत्र जो ये हैं, यहाँ पर हमें अभिलेख मिले हैं। फिर गिरनार जो कि गुजरात में जूनागढ़ में है, सोपारा, फिर कालसी देहरादून में उत्तर प्रदेश के अंदर, धौली और जौगढ़ जो उड़ीसा में है, और करनूल आंध्र प्रदेश में भी हमें एक शिलालेख मिला है। ये जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों को हम पहले सोर्सेज जब हमने डिस्कस किए थे उसमें हम जान चुके हैं कि शिलालेख हमें किस प्रकार से जानकारी देते हैं। उसको थोड़ा सा हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि शिलालेखों में जो लेख उत्कीर्ण होते हैं, उन लेखों को के आधार पर हम जिस काल के बारे में वो जानकारी देते हैं उस काल का स्रोत मानते हुए इतिहास का निर्माण हम करते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमें जो दूसरा शिलालेख मिला है वो लघु शिलालेखों के नाम से जाने गए हैं। ये मुख्य रूप से 2 हैं। प्रथम लघु शिलालेख जो हमें मिले हैं वो रूपनाथ का शिलालेख है, सहसराम का जो कि बिहार में है, बैराट का है जो कि जयपुर के निकट है, फिर मास्की का है जो रायचूर के निकट है, इसी तरीके से एरगुंडी करनूल में है, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर और पालकी गुंडू जो कि कर्नाटक में है। इन क्षेत्रों से भी हमें ये लघु शिलालेख मिले हैं। और दूसरा लघु शिलालेख जो मिला है हमें वो हमें गुर्जरा और अहरौरा, पनगुड़िया, सारोमारो जो कि मध्य प्रदेश में है, राजुल, सन्नती, बहापुरा जो कि नई दिल्ली के निकट है, इस तरीके से बहुत सारे अन्य क्षेत्रों पे हमें मिले हैं। ये अशोक के काल के हैं और ये अशोक के युग की हमें जानकारी देते हैं। फिर हमें
स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं इस युग के, और स्तंभ लेख हमें 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें दिल्ली के अंदर टोपरा जो कि अम्बाला हरियाणा में है, फिर दिल्ली में ही मेरठ के अंदर कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में है, लौरिया नंदनगढ़ में, रामपुरवा में जो कि चंपारण जिला बिहार के अंदर है, हमें स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, और ये भी अशोक के काल के ही हैं। तो इन सभी 6 स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण हैं, और उन लेखों के आधार पर हम मौर्य युग की साथ ही साथ अशोक के काल की बहुत सी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझ आ रही है वो ये कि मैक्सिमम अभिलेखीय प्रमाण जो हमें मिले हैं वो अशोक के युग के मिले हैं, और ये अशोक के काल के बारे में तो हमें स्पष्ट जानकारी देते ही देते हैं, साथ ही साथ मौर्य काल के बारे में भी बहुत सी जानकारी इनसे हमें मिलती है। फिर हमें लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो कि 3 हैं संख्या में, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी से। ये नेपाल की तराई लुम्बिनी और निगलीव से भी प्राप्त हुए हैं, और इन पर भी इलाहाबाद में भी हमें एक स्तंभ लेख मिला है, और ये भी हमें अशोक के मूल रूप से अशोक के काल की बहुत सी जानकारी दे रहे हैं। फिर बैराठ में जो कि जयपुर के निकट है, यहाँ हमें एक शिलालेख मिला है जो कि इस समय कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है, और इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की जो श्रद्धा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये भाब्रू शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ अशोक का जो झुकाव है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। फिर हमें कलिंग का शिलालेख मिला है, और कलिंग के जो शिलालेख हैं उनमें ये एक तरीके से जो 14 शिलालेख हमें वृहद शिलालेख मिले हैं उसी के अनुपूरक के रूप में, उसी की श्रृंखला के रूप में हमें कलिंग के अंदर शिलालेख मिले हैं। फिर हमें कुछ गुहा लेख जो कि गुहा में यानी गुफाओं में लिखे हुए लेख हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ये बिहार के पास की पहाड़ियों में, गया जिले के जो जंगल है, गया का जो जंगल है उसके आसपास की पहाड़ियों में मिले हैं। ये अशोक कालीन हैं, और ये 3 गुहा लेख हैं, और इन गुफा लेखों के अंदर हमें अशोक ने जो आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं को दान जो दी गई है, दान में जो वस्तुएं दी गई हैं उसकी जानकारी हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त हमें अशोक के गिरनार जूनागढ़ के अभिलेख मिले हैं जो मौर्य काल की हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। दूसरी श्रेणी जो है स्रोतों की वो है साहित्य ग्रंथ। साहित्य ग्रंथों में हम बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंदपान्हु, महाबोधि वंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री, मूलक कल्प आदि ग्रंथ हैं जो मौर्य काल की पर्याप्त जानकारी हमें दे रहे हैं। इन ग्रंथों में अशोक से संबंधित यानी मौर्य शासकों से संबंधित और बौद्ध धर्म का जो शासकों के साथ संबंध रहा उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ हमें अगली श्रेणी के अंदर हम देखते हैं कि जैन ग्रंथ हैं, और जैन ग्रंथ में भृदबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, और इन दोनों ग्रंथों से हमें जैन धर्म के प्रति या समाज के प्रति मौर्यकालीन युग की जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐसे हैं जो हमें इस युग की जानकारी दे रहे हैं। बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें पुराण जो कि उस युग में लिखे गए उनको विशेष रूप से दर्शाया गया है। अन्य साहित्यिक स्रोतों की हम बात करें तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हनी की राजतरंगिनी, सोमदेव का कथा सरित सागर, शेमचंद्र की वृहद कथा मंजरी आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें इस युग की महत्वपूर्ण जानकारी देगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो इस युग की जानकारी हमें दे रहा है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक और लोक प्रशासन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हम इसको देखते हैं। यह 15 अधिकरणों में यानी 15 खंडों में और 180 प्रकरणों यानी अध्यायों में विभक्त है।
ये संस्कृत में लिखा गया, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा अन्य मौर्य शासकों का ज़्यादा उल्लेख नहीं दिया है। ये कौटिल्य की एक तरीके से जो रचना है उसके अंदर उसने शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी जानकारी, उसका उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त का कौटिल्य, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही नज़दीकी या ये कहें हम कि प्रमुख परामर्शदाता था, प्रधानमंत्री भी था और उसने अपने ग्रंथ के अंदर किस प्रकार से शासक को शासन करना चाहिए और शासन से जुड़ी हुई, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो दी है। तो चूँकि इस ग्रंथ में हमें जो जानकारी मिल रही है वो हमें ये बताती है कि मौर्य शासक इस तरीके से शासन किया करते थे। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो ये ग्रंथ है ये हमें मौर्य युगीन शासन व्यवस्था में उसको हाईलाइट करता है, मौर्य युगीन शासन व्यवस्था की हमको जानकारी देता है। कुछ विदेशी स्रोत भी हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख है मेगिस्थनीज की इंडिका। इंडिका के अंदर मेगिस्थनीज ने, हालांकि ये मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसके जो ट्रांसलेशंस हैं और बाद के लेखकों द्वारा जो उसमें से एक्सट्रैक्ट की हुई जानकारी है वो हमें मिल रही है। इसमें मौर्यकालीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे एपिसोड्स हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमें इस ग्रंथ में प्राप्त हो रही है। और क्योंकि ये एक समकालीन व्यक्ति था, ये भारत घूमने आया था मौर्य काल में, तो इसके द्वारा जो विवरण दिया गया है उसे प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। फिर हम पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त जो अवशेष हैं उनकी बात करें तो हमें बहुत से मौर्यकालीन पुरातात्विक उत्खनन प्राप्त हुए हैं। पटना के निकट हमें राजप्रासादों के अवशेष मिले हैं। राजगृह, कौशंब, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें बहुत से अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों के आधार पर हम इतिहास की रचना करते हैं। कार्बन डेटिंग से ये इसी युग के प्रतीत हो रहे हैं। फिर हम एक अन्य स्रोत की बात करें जो कि मुद्राओं और सिक्कों के रूप में हमें मिले हैं, जो कि मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती हैं। हमें बहुत से भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमें पंचमार्क मुद्राएं आहत मिली हैं जो कि मौर्य युगीन हैं, जिनके ऊपर मौर्य काल की काफ़ी कुछ जानकारी उत्कीर्ण है। इनमें से बहुत से, हालांकि इन पे ना तो शासक का नाम मिला है ना ही कोई तिथि मिली है, पर ये चूँकि हम जो हमारी प्रक्रिया है यानी इतिहासकार जिन प्रक्रिया के तहत ये डिसाइड करते हैं कि किस युग का है, वो इसी मौर्य युग की हमें प्रतीत हो रही हैं। ये इन पर वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी आदि बहुत सारे चिन्ह मुद्रित हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत सारे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात हम करें तो वे चंद्रगुप्त मौर्य है, जिनका शासन युग जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व का रहा है। प्रारंभिक जीवन की बात हम करें अगर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो हमें इसके विषय में बहुत सी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। चूँकि बहुत से ग्रंथों में हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका जन्म की तारीख हमको नहीं मिलती है, लेकिन वे जब यानी यूनानी ग्रंथों को हम देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि 350 ईसा पूर्व के आसपास, जो कि हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन फिर भी 350 ईसा पूर्व के आसपास हम इसका जन्म मानते हैं। इसके जन्म से संबंधित बहुत सी हमारे पास किंवदंतियाँ हैं। बौद्ध ग्रंथ इसे मौर्य जाति के मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जब इसका जन्म नहीं हुआ था तभी इसके पिता का निधन हो गया था और इसकी माँ ने इसे सुरक्षित स्थान पर
पहुंचाया और ये पाटलिपुत्र पहुंची जहां इनका जन्म हुआ। इनका राज्य, इनके पिता का राज्य छीन लिया गया था और ये एक गौशाला में ग्वाले के रूप में रह रहे थे। फिर चाणक्य ने, फिर इनकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जो कि नंद राजा के काल में, नंद वंश के काल में चाणक्य एक अधिकारी, एक राजा नंद के दरबार में एक पद पर, यानी एक हम कह सकते हैं कि मंत्री के पद पर थे, लेकिन चूंकि राजा के साथ उनका किसी प्रकार की अनबन हो गई थी तो वो उन्होंने राजा को सिंहासन से हटाने की का प्रण ले लिया था और उस प्रण को पूरा करने के लिए इस प्रण को पूरा करने के लिए चाणक्य ने, कौटिल्य ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो एक प्रतिभावान बालक की तलाश में था और उसे चंद्रगुप्त में वो प्रतिभावान बालक नजर आया। फिर हम ऐसा समझते हैं कि बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी तक पहुंचने में मदद करी। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब करीब संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सबसे पहले तो नंद शासक धनानंद को उसके पद से हटा के उसने गद्दी हासिल करी और फिर उसके बाद चाणक्य की मदद से ऑफकोर्स ये गद्दी हासिल की गई थी और फिर एक सेना का निर्माण करके उसने अपने लिए एक बहुत ही समृद्ध राज्य की स्थापना करी। हम ये कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा शासक रहा जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करी। इसकी उपलब्धियों की बात करें तो हम पश्चिमोत्तर भारत में इसने यूनानियों के शासन का अंत कर दिया था। सबसे पहले इसने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में, जो कि विदेशियों के हाथ में था, उसको अपने अधिकार में लिया और वहाँ इसने वहाँ के इन विदेशियों के साथ युद्ध करके इस क्षेत्र को उनकी दासता से मुक्त करा लिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है और ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने भारत से विदेशी शासन का उन्मूलन अपनी एक प्राथमिक आवश्यकता के रूप में रखा, क्योंकि कौटिल्य का उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। इसके लिए इसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और इस सेना के सहयोग से वो पंजाब और सिंध के जो यूनानी थे उनको भारत से बाहर निकाल पाने में सफल हुआ। हम जानते हैं कि धनानंद के काल में सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, किंतु वो यहाँ से बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त किए बगैर ही लौट गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसके जब सिकंदर लौटा था तो वो कुछ क्षेत्र अपने अधिकार में लेके छोड़ गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सभी शासकों से जो कि इस क्षेत्र पर यानी पंजाब और सिंध के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे उनके साथ युद्ध किया। ये अपनी कुशल सेना की सहायता से पंजाब और सिंध से यूनानियों को भगाने में सफल रहे और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिस सेना की रचना की बात करी, जिस प्रकार की सेना की रचना की बात करी है, उस प्रकार से ही इसने अपनी सेना की रचना करी थी। तो हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत के प्रदेश में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद नंद वंश का उन्मूलन करा और मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया। पंजाब सिंध में यूनानियों का अंत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान भारत के केंद्र के ऊपर स्थापित किया। ऐसा माना गया कि
कौटिल्य ने ही पूरा मार्गदर्शन किया था चंद्रगुप्त का, और वे ही उसका राज्याभिषेक करना चाह रहा था। मगध के सिंहासन पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद आसीन था, जो कि एक विशाल सेना और विपुल धन संपदा का मालिक था। लेकिन उसने जनता के ऊपर बहुत से अत्याचार किए थे, बहुत से करों का बोझ उसने जनता पर डाल रखा था। अत्याचारपूर्ण वो शासन करता था, यानी उसका शासन नैतिक शासन नहीं था। इसलिए प्रजा एक नए नेता को चुनना चाहती थी। हालांकि नंदराज को हराना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से, या हम कहें कि चाणक्य की नीति से, सबसे पहले सीमांत प्रदेशों को अपने अधिकार में लिया, और फिर धीरे धीरे उसकी सेना की जो शक्ति थी वो बढ़ती चली गई। अपनी बढ़ी हुई सेना की शक्ति से उसने नंद शासक के ऊपर आक्रमण किया और पहले सीमांत प्रदेशों पर विजय अभियान शुरू किया और धीरे धीरे वो केंद्र की ओर बढ़ने लगा, और इस नीति से वो पाटलिपुत्र तक जा पहुंचा और पाटलिपुत्र का घेरा डाल दिया उसने। नंद राजा को अंततः समर्पण करना पड़ा, क्योंकि उसकी सीमा जो थी वो पूरी तरीके से चंद्रगुप्त के हाथों आ चुकी थी, और उसका जो केंद्र था वो पूरी तरीके से घेर लिया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो केंद्र में शासक बना, और उसने एक लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण और कुशल शासक के रूप में शासन किया। फिर सेल्यूकस को पराजित किया और ईरान के राज्य तक अपने राज्य का भी विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। मगध के ऊपर विजय प्राप्त करना उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और सिकंदर के पूर्वी राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पराजय भी और हिंदुकुश पर्वत तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार होना, ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का जो था वो उसके प्रमुख सेनापति सेल्यूकस और एंटीगोनस के मध्य में गृहयुद्ध आरंभ हो गया, और ये लंबे समय तक चला। इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया। मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होने के पश्चात उसने एक ऐसे साम्राज्य का नरेश स्वयं को माना जो कि नंद साम्राज्य से बड़ा था। इसमें सिंधु नदी तक और पंचनद देश भी सम्मिलित हो चुके थे, यानी ये जो साम्राज्य धनानंद के पास था, यानी नंद राजा के पास था, उससे विस्तृत साम्राज्य इसको प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त की सीमाएं और सेल्यूकस के राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थी, और इसलिए इन दोनों के बीच में अब तनाव उत्पन्न होने लगा था। राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि सिकंदर जो था वो अपना जो राज्य छोड़ के गया था वो एक महान विस्तृत साम्राज्य था, लेकिन सेल्यूकस के साम्राज्य की सीमा जब चंद्रगुप्त के राज्य की सीमा से टकराने लगी तो दोनों के ही इंटरेस्ट्स जो थे वो एक दूसरे से टकराए, और फिर चंद्रगुप्त ने चाणक्य के कुशल नेतृत्व में एक संयुक्त सुसंगठित सेना जो थी उसको तैयार किया और सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात दोनों राजाओं में एक संधि हुई, और उस संधि ने ये बताया कि सेल्यूकस पराजित हो गया है और उसे अपने महत्वपूर्ण प्रांतों से हाथ धोना पड़ा था। कंधार, काबुल, हेरात और बालूचिस्तान अब भारत का अंग बन गए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी चंद्रगुप्त मौर्य की, जो साम्राज्य अब तक भारत का साम्राज्य जिसकी की सीमाएं सीमित थी, उस सीमा का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर लिया गया था और वो बालूचिस्तान तक पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हाथी उपहार में दिए।
हालांकि बदले में उसने बहुत सा राज्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी एक तरीके का ये जेस्चर था जो उसके द्वारा हाथी उसको उपहार में दिए गए। इन दोनों के मध्य एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। हालांकि इसका कोई किसी साक्ष्य में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं, लेकिन भविष्य पुराण के अंदर ये एक जानकारी हमें मिल रही है। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को भी पराजित किया और उसके बाद उसने पश्चिमी भारत के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। पश्चिमी भारत में उसने शक महाक्षत्रप रुद्रदमन से जूनागढ़, अभिलेख में जो जानकारी है उसके अनुसार उसने पश्चिमी भारत में जो कि सौराष्ट्र प्रांत था वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। मालवा के क्षेत्र को उसने अपने अधीन में कर लिया था और फिर उसके बाद उसने दक्षिण भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दक्षिण भारत के जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है वो अशोक के बहुत से अभिलेख और तमिल परंपरा और जैन परंपरा में जो अभिलेख हैं उनसे हमें ये जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक कर लिया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक सुसंगठित राजनीतिक दृष्टि से कुशल या ये कहें कि एक सुदृढ़ राजनीतिक एकता प्रदान करी और भारत का साम्राज्य अब एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। मौर्य काल का जो ये युग था ये स्वर्णिम युग के रूप में देखा जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल युद्ध के क्षेत्र में ही अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि बहुत सी प्रशासनिक उपलब्धियां भी हम देखते हैं। उसने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी। वो राज्य निर्माता ही नहीं था बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। उसके पास चाणक्य का सहयोग था और हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली बार एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। इतने बड़े साम्राज्य में एक बहुत ही सुसंगठित और कुशल शासन व्यवस्था लागू की गई और इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं इसकी कुछ जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें सर्वप्रथम लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में इसने इस राज्य की स्थापना करी थी। दूसरा, इसने सत्ता को अत्यधिक केंद्रीकृत कर दिया था, यानी सारा शासन व्यवस्था जो थी वो केंद्र के हाथों में आ गई थी। फिर एक विस्तृत अधिकारी तंत्र बनाया गया था। ये अधिकारी चंद्रगुप्त को उसके दूरस्थ प्रांतों तक की जानकारी प्राप्त कराते थे और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते थे। एक बहुत ही उचित और कठोर न्याय व्यवस्था भी लागू की गई थी, क्योंकि इसके बगैर व्यवस्था बनाना, एक डिसिप्लिनरी व्यवस्था बनाना संभव नहीं होता है। उसी तरीके से नगरों के लिए भी बहुत ही कुशल नगर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए। बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जिनसे कि कृषकों को फ़ायदा हुआ। शिल्प उद्योगों को, संचार व्यवस्था को, वाणिज्य को, व्यापार को, इन सब की वृद्धि के लिए बहुत से कार्य राज्य द्वारा किए गए। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ही भारत को एकता प्रदान नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू करी थी, जो कि आने वाले समय में मौर्य काल के लिए या भारत के लिए एक स्वर्णिम व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई।